गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं भौतिकी की यूनिट 2 जो अपन कल पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है। आज हम उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र क्या होता है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग कल हम पढ़ चुके थे कि अनुगमन वेग क्या होता है। इसका एक और नाम है अपवाह वेग, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अनुगमन वेग और अपवाह वेग एक ही होता है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, धारा घनत्व की जगह हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि धारा व अनुगमन वेग में संबंध सूत्र बताइए। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र, देखिए आंसर तो एक ही रहेगा, खाली एक स्टेप इसके आगे बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यदि आपको धारा घनत्व नहीं आ रहा है, धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, यदि आप नए हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या है, हमने एक चालक ले लिया, इस चालक का क्षेत्रफल कितना हो गया, a। तो मान लो कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल क्या है, a। इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली हमने, a। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अपन बोल सकते हैं इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, n। और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो गया, vd। अब vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन्स अनुगमन वेग को कैसे शो करेंगे हम, vd से। तो अब आप खुद बताओ कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ इसके सरफेस से गुजरेंगे, कुछ बीच में से गुजरेंगे, तो प्रति सेकंड इस चालक में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो प्रति सेकंड इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की यदि आपसे संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताओगे। तो देखिए प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का गुणा कर दीजिए आप, एन ए ओ, क्या आ जाएगा, वीडी। तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन ए वीडी। अब प्रति सेकंड तो हमने निकाल लिया, लेकिन यदि हमें टी सेकंड में निकालना हो तो प्रति सेकंड की बजाय अब काय में निकालना है, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इसमें आपको काय, केवल काय का गुणा करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एन ए वी डी, यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, टी एन ए वी डी। इस तरीके से अब यहाँ पे 4 राशियाँ हो गई, टी एन ए वी डी। टी हो गया आपका टीवा सेकंड, एन यानी उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए यानी क्या हो गया, चालक का क्षेत्रफल, और वी डी क्या हो गया, इनका अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने निकाल ली। अब इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होंगे तो काय का निर्माण होगा, आवेश का। तो अब टी सेकंड में कितना आवेश गुजरेगा वो निकालना है अपने को। तो अब क्या निकालेंगे हम, टी सेकंड में चालक से गुजरने वाला आवेश। परीक्षा में क्या होता है, हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, हम स्टेप भूल जाते हैं इधर का उधर। तो हमें एक बात तो ये याद रखना, कभी भी हमें इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, और समझ के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो टी सेकंड में गुजरने वाला आवेश यानी आपको क्या निकालना है, Q। अब Q की वैल्यू यानी टोटल आपको आवेश निकालना है कि टी सेकंड में भाई जितना आवेश जा रहा है वो कितना जा रहा है। तो देखिए
टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम निकाल चुके। अब आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो आवेश को दर्शाएंगे हम स्मॉल ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिंबल भी यही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश भी किससे दर्शाएंगे, ई से। तो इसमें आपको केवल अब काय का गुणा करना है, ई का, तो ETNAVD, ठीक है। तो ये t सेकंड में गुजरने वाला आवेश हो चुका आपका। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आपके प्रश्न पे ध्यान दो आप। या तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र पूछ रहा है हमसे, या धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र पूछ रहा है। तो एक तरफ तो आपका अनुगमन वेग है, मीन्स VD है, एक तरफ आपको इन दोनों में से एक को शो करना है, तब जाके आपका आंसर होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा, ये जो T है इसको उठा के कहाँ ले जाओ, इसके बटे में, तो Q/T, इधर क्या आ गया आपका ENAVD। देखो स्टूडेंट, Q/T क्या होता है, Q क्या है आवेश, T क्या है समय। मैंने आपको बताया था पहले भी, कल जो हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था धारा बराबर आवेश बटे समय। तो धारा बराबर आवेश बटे समय, या आवेश बटे समय बराबर विद्युत धारा, मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, I मीन्स करंट, आपकी विद्युत धारा हो गई। तो आवेश बटे समय बराबर क्या हो गया, I। अब ये मान आप यहाँ रख दो, तो I बराबर ENAVD, ठीक। ये वाला जो फार्मूला है आपका, यदि परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र स्थापित करो, तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया है। द रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट्स आंसर इज क्लियर। अब यदि उसने आपसे पूछ लिया धारा की बजाय क्या पूछा, धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी, द रिलेशन फार्मूला बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट डेंसिटी की जगह आप क्या करोगे, फिर अब आप कुछ नहीं करना। ये भी मैं कल अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जो यूनिट 2 की शुरुआत करी थी अपन ने कल। यहाँ से ये जो एरिया है, यानी क्षेत्रफल है, थोड़ा सा इधर देखो आप, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये जो एरिया है, यानी क्षेत्रफल को कहाँ ले जाएंगे हम, नीचे I के बटे में, तो ये क्या हो गया आपका I/A बराबर। अब यहाँ पे कौन कौन सी राशि है, ENVD, इनको ऐसा कैसा लिख दो आप, ENVD। I/A मीन्स हाँ, धारा बटे क्षेत्रफल, और धारा बटे क्षेत्रफल क्या होगा, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या है, J, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका J बराबर ENVD। ये हो गया आपका ये वाला फार्मूला। फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, टफ हम लोग बनाते हैं। यदि इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाए तो फिजिक्स से इजी कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो गए आपके दोनों सूत्र, ये धारा और अनुगमन वेग का, और ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग का। ये हमने 2 सूत्र देखे अभी, दोनों में से कोई सा भी पूछे हमें, यहाँ तक की मेथड तो सेम है। इसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाएगी। यूनिट 2 की जो अभी MP बोर्ड में ब्लूप्रिंट है, वो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और 2 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन में से ये जो प्रश्न है, ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लगभग आता ही है। तो यदि ये आता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख के इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इसी यूनिट को यदि हम आगे बढ़ाएं, हम धारा घनत्व, अनुगमन वेग, धारा अनुगमन वेग में संबंध सूत्र अभी बताया मैंने आपको। यदि इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं तो अब आता है आपका ओम का नियम, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, लेकिन इसका पूरा डिटेल आपको क्लास 12 के फिजिक्स में दे रखा है। ओम के नियम पे अपन बाद में जाएं, पहले अपन देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और वास्तव में वैज्ञानिक ओम ने बताया क्या है अपने को। देखो, सपोज दैट ये कोई चालक तार है, ये इसके 2 पॉइंट हो गए A B। यदि हम इनके बीच में
या इसे हम करंट से जोड़ते हैं, मीन्स बैटरी से जोड़ के इसमें करंट सप्लाई करते हैं। मान लो इसका करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, आई मान की धारा बहने लगी इसमें। तो ऐसा रहता है कि इसके जो दोनों सिरे हैं इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। यानी धारा बहने से क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो विभवांतर और धारा का जो संबंध है कि कितनी धारा बहने से कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, क्या धारा से ही विभवांतर उत्पन्न होगा या नहीं होगा, इन दोनों राशियों को समझाने और इनके बारे में बताने के लिए, मीन्स इनके बीच में जो संबंध होता है उसको क्लियर करने के लिए वैज्ञानिक ओम ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, ओम का नियम। तो ये ओम का नियम है, ये कौन सी दो राशियों के बीच में संबंध दर्शाता है, धारा और विभव। विभव एक पॉइंट पे रहेगा तो विभव बोलेंगे, लेकिन यदि दो बिंदुओं के बीच में हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो विभव का डिफरेंस आता है, मीन्स विभवांतर। तो धारा और विभवांतर से संबंधित वैज्ञानिक ओम का नियम क्या है उसे हम समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हम एक परिपथ बनाते हैं, इसे ऊपर बैटरी से यहाँ पे हम लगा देते हैं कुंजी, और यहाँ पे लगाते हैं हम धारा मापी यंत्र जिसका नाम है अमीटर। अब ये जो आपका प्रतिरोध एक चालक तार है, प्रतिरोध का तार जिसे अपन बोल सकते हैं, हमने एक नाइक्रोम का तार ले लिया। इस तार के दोनों सिरों के बीच में हमने दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हमें शो करेगा, ठीक। जैसे ही हम यहाँ से कुंजी की सहायता से धारा की सप्लाई करते तो धारा हमेशा कहाँ से निकलेगी, प्लस सिरे से। ये जो आई मान की धारा ये इसमें से होके गुजरते हुए जाएगी तो ये अमीटर धारा को मापेगा, और इस धारा और सेल से धारा निकलेगी तो धारा को मापेगा अमीटर, और इन दोनों सिरों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये मापेगा किसको, चालक दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आएगा ना उसको मापेगा। वोल्ट मीटर हमेशा विभव को मापता है। तो ये इसका परिपथ का चित्र हो गया, ग्राफिक चित्र भी होता है इसका। तो मैं आपको पहले परिपथ के चित्र के माध्यम से बता दूं। तो ओम का नियम क्या कहता है कि ये जो चालक है, ये चालक तार लिया हम, इसकी भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, लंबाई, ये सब बाहरी कारक होते हैं। इनमें डिफरेंस, ताप यदि कम ज़्यादा रहता है तो आपका जो करंट मान होता है वो एक्यूरेट नहीं आता है, दाब के कारण इफेक्ट पड़ता है, लंबाई चौड़ाई के कारण इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे भौतिक कारक, इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब यदि भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो तो मेन आपका नियम, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये मापेगा विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या है नियम, यदि चालक की भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक परिस्थितियाँ क्या आ गई, ताप, दाब, लंबाई, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं हम, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर लगाया और एक कांस्टेंट राशि आ गई यहाँ पे आर, और पीछे क्या आ गया, आई। आर क्या है, आर मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। जहाँ आर एक कांस्टेंट राशि है, मतलब एक नियतांक है, तो आर तो हो गया एक नियतांक। जहाँ आर एक नियतांक है जिसे हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यदि आर को इधर लेके आएंगे तो आर बराबर V/I। प्रतिरोध मीन्स रुकावट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। आप देखते हो कि बहुत सभी चालक तार, जैसे हम जिनमें भी लाइट करंट प्रवाहित करते हैं, यहाँ भी ये लगा हुआ है परिपथ, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो ये सभी केबल से, तार से जुड़े हुए हैं।
बिना तार के तो कोई सा भी ऐसा उपकरण है जो चलता नहीं होगा। तो उन सभी तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा। आप देखते हो कि वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का कारण क्या है? जैसे ही उस तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के मार्ग में क्या आती है? रुकावट। और वही रुकावट क्या है उस धारा के लिए? प्रतिरोध। इस रुकावट के कारण विद्युत धारा कुछ क्षण, बिल्कुल अल्प से अल्प क्षण के लिए वहाँ रुक जाती है और उसके रुकने से वो चालक तार क्या हो जाता है? गर्म, यानी आपकी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। तो ये जो आर है ये प्रतिरोध धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो वैज्ञानिक ओम ने इसी बात को समझाया है कि पहले तो उनने समझाया कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध है, फिर यहाँ से निकल के आया आपका प्रतिरोध की प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध इसी नियम से निकल के आता है कि प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ेंगे हम। प्रतिरोध का समांतर श्रेणीक्रम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रतिरोध के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओम का नियम देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियों ताप, दाब, लंबाई में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन न हो तो, अब यहाँ से अपने को नियम लिखना है तो नियम को हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर R है, जहाँ R एक कांस्टेंट है जिसे हम चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R क्या हो गया आपका? प्रतिरोध, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये था ओम का नियम। अभी ओम के नियम का व्यंजक है जिसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इसको अपन ऐड नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी बात हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हैं। मैं आपको बनते कोशिश या तो उसी वक्त या जब भी मेरे को मैं देखूँगा मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आप इनको एक बार और रिवाइज कर लें अच्छे से और इनको पढ़ते रहिए। 90 का दौर चल रहा है तो स्कूल कॉलेज अभी बिल्कुल मुश्किल से खुले हैं। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो आई है उसके हिसाब से तो आप जब भी स्कूल कोचिंग जाएं तो एक संदेश आपके लिए कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज ज़रूर करें, हाथों को बिल्कुल सावधानी रखें, क्योंकि एक संक्रामक महामारी घोषित हो चुकी है WHO के द्वारा। इसे आप हल्के में न लें। पढ़ाई करने का तरीका इस बार अपना चेंज हो गया है। अपने को कोरोना के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड